हाय एवरीवन, आई एम चंद्रेश मेहता। तो आप सभी का स्वागत है हिंदी व्याकरण की इस सीरीज़ में। ये जो सीरीज़ हमने शुरू की है इसमें हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। देखिए, हिंदी एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक टीचिंग एग्ज़ाम, नॉट ओनली टीचिंग्स एग्ज़ाम एज वेल एज़ जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पर जो है हिंदी के क्वेश्चंस आते हैं। 10 से 20 नंबर की आपकी हिंदी आती है। तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपकी ये जो सीरीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि ये जो अभी वीडियो चल रही है इसमें हम बात करेंगे हिंदी भाषा से संबंधित थोड़ा सा परिचय देखेंगे, हिंदी भाषा का उद्भव देखेंगे, राजभाषा का विकास कैसे हुआ है, उपभाषा के बारे में बात करेंगे और बोलियों के बारे में हम बात करेंगे, कितनी उपभाषा है, कितनी बोलियां हैं। तो थोड़ा सा जो है परिचय रहने वाला है इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए भाषा क्या है। भाषा एक ऐसा साधन होता है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, अपने भावों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। तो अगर भाषा नहीं है तो हम अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो जो है ये डेफिनेशन से बन जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाषा के रूप के बारे में। अगर हम बात करें तो 2 रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। तो मौखिक रूप की अगर हम बात करते हैं तो मौखिक भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है दैट इज़ ध्वनि। तो ध्वनि जो साउंड्स होती है, ध्वनि होती है, वो मौखिक भाषा की सबसे लघुतम इकाई होती है। ये क्वेश्चन भी बनता है। और जो लिखित भाषा है, लिखित भाषा की सबसे जो छोटी इकाई है वो है आपकी वर्ण। तो वर्ण क्या है आपका लिखित भाषा का सबसे छोटा रूप है। ये क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारत में 4 भाषा परिवार है जिसमें कि भारोपीय, द्रविड़ भाषा, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती भाषा परिवार संबंधित है। तो जिसमें कि जो एग्जाम पर्पस से आपने याद रखना है वो ये रहता है आपका कि जो भारोपीय भाषा परिवार है ये भारत में सबसे बड़ा भाषा परिवार है। तो जिसमें कि 73% जो लोग आते हैं वो आपके भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जैसे हिंदी भाषा है तो हिंदी भाषा जो है आपकी भारोपीय परिवार की भाषा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द्रविड़ भाषा परिवार के बारे में। बात करें तो दक्षिण भारत की जो 4 प्रमुख भाषाएं हैं, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, ये आपके द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। तो भारतीय जो आर्य भाषाओं का विकास अगर हम देखें तो जो है इनका विकास जो हुआ है संस्कृत से हुआ है, इसलिए जो संस्कृत भाषा है वो हिंदी भाषा की आदि जननी कहा जाता है। तो ये आपका जो ये स्लाइड आपके सामने अभी जो है शो हो रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज से। तो हिंदी भाषा का उद्भव अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें संस्कृत भाषा की बात करते हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा से ही आपकी जो हिंदी भाषा है उसका विकास हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम हिंदी संस्कृत की बात करें तो संस्कृत का जो प्रचलित समय था, जिस समय ये बोली जाती थी, ये आपके 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक आपके संस्कृत भाषा का जो है समय रहता था। संस्कृत भाषा में जो है उस समय जितने भी रचनाएं होती थी, जितने भी वेद की रचनाएं बोलो, श्लोक बोलो, मंत्र बोलो, तो ये संस्कृत भाषा में जो है इनका उच्चारण किया जाता था, इनकी रचनाएं जो है की जाती थी। तो संस्कृत में भी आपका वैदिक संस्कृत आता है, लौकिक संस्कृत आता है। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि लौकिक जो संस्कृत है, लौकिक संस्कृत को ही हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। जितने भी आपके रामायण, जो आपकी वाल्मीकि ने रामायण लिखी है, जितने भी आपके श्लोक है, रामायण है, महाभारत है, ये आपके लौकिक संस्कृत में प्रचलित रचनाएँ हैं। और जितने भी आपके वेद है ये आपके वैदिक संस्कृत की रचनाएँ हैं। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो संस्कृत है आपकी हिंदी भाषा की आदि जननी है, मतलब इसी से ही सबसे प्राचीन भाषा है, इसी से ही आपकी हिंदी भाषा का विकास हुआ है, उद्भव हुआ है, इसलिए संस्कृत को आपके आदि जननी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आदि जननी जो है किसे कहा जाता है, तो ये आपके संस्कृत भाषा को हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। तो ये भारतीय आर्य भाषा, मतलब जो प्राचीन आर्य भाषा है वो आपकी संस्कृत भाषा है। उसके बाद आता है आपके मध्यकालीन आर्य भाषा। तो मध्यकालीन आर्य भाषा में आपकी पाली, प्राकृत और अपभ्रंश आती है। तो देखिए संस्कृत भाषा के बाद इसका जो नवीन रूप है वो आता है पाली भाषा। तो जितने भी बौद्धों की रचनाएं हैं, गौतम बुद्ध ने अपनी जितनी भी रचनाएं प्रस्तुत की है, जितने भी उपदेश दिए हैं वो आपके पाली भाषा में दिए हैं। अगर प्रचलित समय की बात करें तो 500 ईस्वी पूर्व से पहली ईस्वी तक ये आपके पाली भाषा में जितने भी उपदेश गौतम बुद्ध ने दिए हैं वो आपके पाली भाषा में दिए हैं। तो कहने का मतलब है संस्कृत भाषा के बाद आपकी पाली भाषा प्रचलित थी। उसके बाद बात करें तो पाली भाषा के बाद आपकी प्राकृत भाषा आती है। जैन मुनियों की रचनाएं, महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिए हैं वो आपके प्राकृत भाषा में दिए हैं। प्रचलित समय की बात करें तो पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक जो है प्राकृत भाषा का प्रचलित समय था। उसके बाद देखो संस्कृत से पाली भाषा तक पहुंचते हैं, पाली से प्राकृत भाषा पहुंचते हैं। प्राकृत भाषा से जन्म होता है आपके अपभ्रंश भाषा का। तो अपभ्रंश जो अगर हम प्रचलित समय की बात करें तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक आपका प्रचलित समय रहता है आपके अपभ्रंश का।
तो जितने भी राम रहीम ने अपने उपदेश दिए हैं, मठ मठांतर जो है आपका, ये आपका अपभ्रंश भाषा से ही इसका उद्भव हुआ है। उसके बाद आता है, देखिए यहाँ मेंशन नहीं है, अवहट आता है, क्योंकि बहुत कम लोगों के द्वारा ये अवहट भाषा बोली गई, इसलिए यहाँ पे इसका प्रचलित समय नहीं है। तो हम जो है मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं, अगर यहाँ पे अपभ्रंश के बाद जो है अवहट आता है वैसे, लेकिन बहुत कम लोगों के द्वारा ये अवहट भाषा बोली गई, इसलिए हम इसको जो है मेंशन नहीं करते हैं। तो संस्कृत से हम पाली आते हैं, पाली से प्राकृत आते हैं, प्राकृत से अपभ्रंश आते हैं, अपभ्रंश से अवहट आते हैं, अवहट से होते हुए हम जो है हिंदी तक पहुंचते हैं। इस तरह से हम जो है समझ सकते हैं कि हिंदी का विकास हुआ है। अगर क्वेश्चन आता है कि हिंदी की आदि जननी किसको कहा जाता है, तो योर आंसर विल बी संस्कृत। लेकिन अगर हम बात करें, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ किस भाषा से माना जाता है, तो देखिए हिंदी का आरंभ जो है अपभ्रंश से माना जाता है। जननी तो इसकी संस्कृत है, लेकिन हिंदी का इतिहास शुरू कहाँ से हुआ है, ये आपकी अपभ्रंश भाषा से हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसका विकास हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हिंदी की आदि जननी तो संस्कृत है, क्योंकि हम संस्कृत से पाली पहुंचते हैं, पाली से प्राकृत आते हैं, प्राकृत भाषा से होते हुए अपभ्रंश तक पहुंचते हैं, अपभ्रंश से बाद में हम जो है प्रारंभिक जो हिंदी भाषा है उसका रूप लेते हैं। तो वास्तव में हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है और आदि जननी जो है संस्कृत को माना जाता है। ये आपके एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो ये आपका यहाँ जो है आप इसका विकास भी देख सकते हैं। ये क्वेश्चन बनता है, इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ। संस्कृत भाषा से आप पाली भाषा पहुँचते हैं, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से होते हुए आप अवहट की ओर भी जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों के द्वारा अवहट बोली जाती है, इसलिए इसको आप निग्लेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन में अगर आपका अवहट आता है तो अवहट भी आपका सही आंसर हो सकता है। अवहट से होते हुए प्रारंभिक हिंदी। अब देखिए प्रारंभिक हिंदी के बाद हम जो है आधुनिक हिंदी, जो आजकल हम प्रचलित हिंदी हमारी है वो आपकी आधुनिक हिंदी है। उसके बाद जो है हम इंग्लिश भी बात कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश का जो मिश्रण है वो आपका इंग्लिश हो जाएगा। तो इस तरह से जो है इसका विकास माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हिंदी का जो शब्द है, हिंदी जो शब्द है ये आपकी हिंदी भाषा का नहीं है बल्कि फारसी भाषा का है। और इसका विकास कैसे हुआ है, पहले सिंधु शब्द था, सिंधु से हिंदू पहुँचे, हिंदू से हिंद, और हिंद से आगे जो है हम हिंदी तक पहुँचे हैं। और ये जो हिंदी भाषा है ये आपके फारसी का भाषा है, फारसी का जो है शब्द है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंदी को परिनिष्ठित हिंदी, मानक हिंदी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए अगर हम बात करें तो मानक जो भाषा है आपके देश की वो आपकी हिंदी भाषा है, आदर्श भाषा के नाम से इसे जाना जाता है, टकसाली भाषा के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये 4 पॉइंट आपने याद रखने हैं, परिनिष्ठित हिंदी, मानक हिंदी, आदर्श हिंदी जो है, आदर्श भाषा भी जो है का दर्जा भी आपको आपके हिंदी को मिला है। नेक्स्ट हम जो है बात कर सकते हैं टकसाली जो भाषा है ये भी आपकी हिंदी भाषा ही है। तो परिनिष्ठित हिंदी, मानक हिंदी, टकसाली हिंदी, आदर्श हिंदी, इसे जो है इस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो आधुनिक आर्य भाषाओं का जो जन्म है, हिंदी भाषा का जो जन्म है, अभी हमने देखा कि अपभ्रंश से हुआ है। तो अपभ्रंश का जो है आगे हम प्रकार देखेंगे, अपभ्रंश के कितने टाइप्स है, कहाँ कहाँ से जो है अपभ्रंश का जन्म हुआ है। तो जो मुख्य इसमें टाइप्स है, मुख्य जो इसके प्रकार है वो रहता है आपके शौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश से आपके हिंदी भाषा का विकास हुआ है। देखिए अभी हमने कहा कि जो हिंदी भाषा का इतिहास है वो आपके अपभ्रंश से माना जाता है। तो ये आगे अपभ्रंश के टाइप है, शौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश से जो है हिंदी भाषा का विकास हुआ है। जैसे हिंदी भाषा की जो उपभाषाएं हैं वो आपकी पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है, ये जो है आपकी शौरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। एक क्वेश्चन और आता है जो सिंधी है आपकी, वो आपकी ब्राह्मण जो अपभ्रंश है इसका विकास हुआ है। बिहारी हिंदी का विकास आपके मागधी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी का विकास आपके अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो इसको हम डिटेल में समझते हैं, इस तरह से हम बात करते हैं, उपभाषा और बोलियों के बारे में समझते हैं, तो ये पॉइंट आपका जो है क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियों के बारे में अगर हम बात करें तो हिंदी भाषा का क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब का कुछ भाग, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार है, जिसे हिंदी भाषी प्रदेश कहा जाता है। तो अगर हम बात करें हिंदी भाषा की बात करें तो मुख्य रूप से 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां हैं, जो कि आपके एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उन 5 उपभाषाओं में सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थानी उपभाषा। तो राजस्थानी के बारे में अगर हम बात करते हैं, राजस्थानी और जो ये पश्चिमी हिंदी है ये आपके शौरसेनी उपभ्रंश से इनका जन्म हुआ है। यहाँ पे मेंशन नहीं किया, आप नोट डाउन कर लीजिए। शौरसेनी जो अपभ्रंश है इससे इनका विकास हुआ है राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी का। तो अगर देखिए आप समझ रहे उपभाषाएँ कैसे है, अगर हम जैसे ये इंडिया की बात करें, जैसे मैप की देखो बात करते हैं, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये आपका जो है पूर्वी हिंदी हो जाता है,
ठीक है। ये आपका पश्चिमी हिंदी इधर आ जाता है। ये देखो उपभाषाएं हैं कहाँ कहाँ बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी ये है, ऊपर वाला एरिया बात करते हैं, नॉर्थ वाला बात करते हैं तो यहाँ पे पहाड़ आते हैं तो पहाड़ी हिंदी यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं बिहारी, तो बिहार वाला एरिया इधर आता है, तो बिहारी जो उपभाषा है वो आपका इस साइड आता है, और जो पश्चिमी के साथ आपका राजस्थान पड़ता है वो आपका पश्चिम में पड़ता है, तो राजस्थानी हिंदी जो है आपका यहाँ पड़ता है। तो इस तरह से आपकी 5 उपभाषाएं हो जाती है, पहाड़ी उपभाषा, पश्चिमी, राजस्थानी, बिहारी और पूर्वी। ये आपकी 5 उपभाषाएं हो जाती है। इन उपभाषाओं के अंतर्गत आपकी 17 बोलियां आती है, तो जिसे हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थानी उपभाषा की बात करते हैं। शौरसेनी अपभ्रंश से इसका जन्म हुआ है। तो बोलियों की अगर हम बात करें तो देखिए ऐसे इजी वे में ऐसे याद रखना है, म से ही सारी जो है इसमें बोलियां हैं। जैसे मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, इसको एक साथ याद करना है। याद करने का तरीका है मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, इस तरह से आपने याद रखना है। नेक्स्ट है आपका जयपुरी, जयपुरी को आप ढूंढानी भी कहते हैं, जो कि आपका पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। ये 4 आपकी बोलियां है जो आपके राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत आती है। मेवाती, मेवाड़ वाला जो एरिया है उत्तर राजस्थान में है, इसलिए आपका उत्तरी राजस्थानी बोली भी कहा जाता है या फिर मेवाती। मालवी आपका दक्षिणी राजस्थानी, मारवाड़ी आपका पश्चिमी राजस्थानी और जयपुरी आपका पूर्वी राजस्थानी में ये बोली बोली जाती है। तो क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान में आपकी राजस्थानी उपभाषा बोली जाती है। तो आपकी जो राजस्थानी हिंदी है वो आपका राजस्थान वाला जो एरिया है वहाँ पर बोली जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पश्चिमी हिंदी की। तो अगर हम पश्चिमी हिंदी की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट तो यही बनता है कि जो पश्चिमी हिंदी है वो भी आपका जो शौरसेनी अपभ्रंश है उससे इसका विकास हुआ है। शौरसेनी अपभ्रंश से आपकी पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। इसके अंतर्गत जो बोलियां आती है वो है आपकी खड़ी बोली, जिसे हम कौरवी भी कहते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा है इसे कि जो कौरवी बोली है ये आपकी खड़ी बोली है, तो आपने याद रखना है। तो जो मैंने इस तरह से इसे याद रखा है, कौरवी कन्नौजी, क से याद रखा है कौरवी कन्नौजी, फिर याद रखा है ब, बांगरू ब्रजभाषा बुंदेली। तो इस तरह से जो है इजी वे में हम याद रख सकते हैं। कौरवी, कन्नौजी, बांगरू ब्रजभाषा बुंदेली, ये जो बोलियां है ये आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। देखिए एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन बनता है कि जो कौरवी बोली है वो किस उपभाषा की बोली है, तो ये ऑप्शन आते हैं राजस्थानी, पश्चिमी, पूर्वी, बिहारी, पहाड़ी। तो आपको पता होना चाहिए जो कौरवी बोली है ये आपके पश्चिमी हिंदी की बोली है। तो देखिए जैसे आप याद रख सकते हो, खड़ी बोली को हम कौरवी कहते हैं, कन्नौजी, बांगरू को जो है हम हरियाणवी भी कहते हैं। ठीक है। ब्रजभाषा आपके मथुरा वाला एरिया जो है आपका आगरा वाला एरिया है, सबसे प्रमुख आपका ब्रजभाषा बोली है। तो कौरवी, कन्नौजी, बांगरू, ब्रजभाषा, बुंदेली ये आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। नेक्स्ट है आपके पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की अगर हम बात करें तो अपभ्रंश की बात करें तो ये जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से संबंधित है। तो ये मेंशन नहीं है तो आप नोट डाउन कर सकते हो। अर्धमागधी वाला जो एरिया है, अर्धमागधी जो अपभ्रंश है उससे विकसित हुई है आपकी पूर्वी हिंदी। तो इसके अंतर्गत बोली की बात करें तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये 3 बोलियां हैं जो कि आपके पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। क्षेत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश वाला जो एरिया है वो आपके पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिहारी। बिहारी हिंदी की अगर हम बात करें तो ये आपके मागधी अपभ्रंश से रिलेटेड है। देखिए मागधी से रिलेटेड है, मागधी अपभ्रंश से रिलेटेड है बिहारी, और अर्धमागधी अपभ्रंश से संबंधित है आपकी पूर्वी हिंदी। तो इसमें अगर हम बोली की बात करें तो भोजपुरी, मगही, मैथिली, ये आपने याद रखना है। बहुत बार क्वेश्चन आता है। ऐसे भी याद रख सकते हैं जो मगही पान है बिहार का वो फेमस है, तो जो मगही बोली है, भोजपुरी बोली है, मैथिली बोली है, तो ये आपके फेमस बोलियाँ है आपके और जो संबंधित है बिहारी हिंदी से। नेक्स्ट है जो कि लास्ट आपकी उपभाषा है वो आपकी पहाड़ी है। पहाड़ी आपके जो है खश या फिर शौरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। अगर हम बोली की बात करें तो जो कुमाऊनी है, गढ़वाली बोली है जो कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है, ये आपके पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो इस तरह से हमने अभी डिस्कस किया कि 5 उपभाषाएं हैं और इन 5 उपभाषाओं में इनकी जो बोलियां है वो आपकी 17 बोलियां है जो कि आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये आपने बिल्कुल ऐसे याद रखना है कि मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी ये आपकी राजस्थान हिंदी के अंतर्गत आती है, ये आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की भाषाएं हैं। भोजपुरी, मगही, मैथिली आपकी बिहारी हिंदी की बोलियां है। कुमाऊनी, गढ़वाली आपकी पहाड़ी हिंदी की बोलियां है जो कि आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिपि की बात करें अगर, तो लिपि क्या है, हिंदी इंग्लिश में बात करें तो इसे हम स्क्रिप्ट कहते हैं। तो लिपि देखो लिखने का जो ढंग होता है, शैली होता है, उसे लिपि कहा जाता है। जैसे मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ कि क बोल रही हूँ तो क को इस तरह से लिखा जा रहा है। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो उसको हम जो है ऐसे लिखते हैं या फिर CA इस तरह से लिखते हैं। ये क्या है, इसकी लिपि है। लिखने के ढंग को हम जो है लिपि कहते हैं। अगर हम बात करें तो हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो आपकी देवनागरी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो आपकी ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि क्या है, आपकी सबसे प्राचीनतम लिपि माना जाता है, जिसे कि हम बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं, और सबसे प्रमाणिक ढंग व वैज्ञानिक लिपि भी इसे माना जाता है, जो कि आपके राइट टू लेफ्ट लिखते हैं या लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। ये आपका राइट साइड आता है, लेफ्ट, तो हम जो है लेफ्ट टू राइट हम लिखते हैं, बाएं से हम जो है दाएं की ओर लिखते हैं ब्राह्मी लिपि को, देवनागरी लिपि को। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम बात करें तो मनुष्य ने जब लिखना आरंभ किया है, सबसे पहले चित्र लिपि के द्वारा लिखना आरंभ किया है, और ये जो देवनागरी लिपि है इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है गुजरात राज्य से माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी की रोमन है, जो कि इंपॉर्टेंट है वो आपका, जैसे पंजाबी है, पंजाबी की लिपि आपकी गुरुमुखी लिपि है। नेपाल की जो है नेपाली जो भाषा है इसकी लिपि भी आपकी देवनागरी लिपि मानी जाती है। देखिए, 2 या 2 से अधिक भाषाओं की एक लिपि हो सकती है। ठीक है, जैसे आपकी संस्कृत की और हिंदी भाषा की लिपि, दोनों की लिपि जो है आपकी देवनागरी लिपि है। तो इस तरह से आपका लिपि का कॉन्सेप्ट होता है। राजभाषा की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जो आपकी हिंदी भाषा है वो आपकी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, कैसी भाषा है? तो आपकी जो हिंदी है इसे आपके राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। राजभाषा मतलब आपके राजकाज की भाषा, सरकारी कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा है। सरकार व प्रशासन में जो भाषा प्रयुक्त होती है उसे हम जो है राजभाषा कहते हैं। सरकारी कामकाज की भाषा हम कह सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदी भाषा आपकी राष्ट्रभाषा नहीं है, ये आपकी राजभाषा है। तो समझते हैं राजभाषा का दर्जा इसे कब मिला है। तो 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। तो ये आपने डेट याद रखनी है, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है, और 14 सितंबर के दिन ही हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो आपका भाग 17 है वो भी आपने याद रखना है कि भाग 17 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 17 में क्या है, आपके भाषा से संबंधित है। हिंदी भाषा के प्रचार व प्रसार की जो जिम्मेदारी है वो आपके केंद्र व राज्य सरकार दोनों की है, इसलिए जो है आपकी हिंदी भाषा समवर्ती सूची के अंतर्गत भी है। तो आपने याद रखना है, भाग 17 याद रखना है, आर्टिकल 343 याद रखना है। आर्टिकल जो 343 है, अनुच्छेद 343 है, 343 है, ये आपने याद रखना है। और अनुसूची की बात करें तो ये जो है अनुसूची की बात करें तो ये आपकी 8वीं अनुसूची में जो है मेंशन है। तो 8वीं अनुसूची ये आपने जो है एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भाग 17 आर्टिकल 343 और 8वीं अनुसूची में ये मेंशन है कि देखो, स्टार्टिंग में तो 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी, लेकिन धीरे धीरे वर्तमान में आज की डेट में 22 भाषाओं को जो है मान्यता मिल चुकी है 8वीं अनुसूची के तहत। तो ये आपने याद रखना है, 8वीं अनुसूची, 343 आर्टिकल और भाग 17 में आपके हिंदी भाषा से संबंधित जो है मेंशन किया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार जो हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा है वो आपकी हिंदी होगी और लिपि आपकी देवनागरी होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो प्रत्येक वर्ष में भारत में जो 14 सितंबर का दिन है वो आपके हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एग्जाम पर्पज से ये भी इंपॉर्टेंट है, जो 10 जनवरी का दिन है वो आपके विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए 10 जनवरी का ही दिन क्यों चुना है, क्योंकि 10 जनवरी 1975 के दिन ही सबसे पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था नागपुर में, इसलिए इसी दिन को जो है विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 344, 350 ये भी आपके हिंदी भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंदी जो सम्मेलन हुआ था वो आपके सबसे पहला जो है आपके नागपुर में हुआ था। 10वां सम्मेलन भोपाल में, मॉरिशस में 11वां, 12वां आपके फिजी में है, और इसका जो सचिवालय है, सेक्रेटरीट है, वो आपके मॉरिशस में है। सो दैट्स इनफ फॉर टुडेज सेशन, जिसमें कि अगर मैं रिकैप्चुलेट करूँ आज के इस टॉपिक को, तो हमने डिस्कस किया हिंदी भाषा से संबंधित कि इसका उद्भव कैसे हुआ है, राजभाषा का दर्जा कब मिला, कैसे मिला, कितनी उपभाषाएं हैं, कितनी बोलियां हैं, लिपि के बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया। तो दैट्स इनफ फॉर टुडेज सेशन। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेप अप, स्टे कनेक्टेड।